जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी और स्क्रीन भी विजिबल होगी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारी CSS PMS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से मोस्टली हर दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हम PMS पंजाब की बात करें तो उसमें ये एक सेपरेट पोर्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और इसमें से 50 मार्क्स का पेपर जो है वो हर दफा लाजमी आता है। ये प्रॉपरली उनकी जो डिवीजन ऑफ मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो 50 मार्क्स का होता है। ठीक है, अगर हम CSS में बात करें तो CSS में इससे अगर लास्ट प्रीवियस कुछ ईयर्स की बात करें, रिसेंट 2 या 3 साल की बात करें तो उसमें इसका न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा नहीं गया, बट इट डजेंट मीन कि इसमें से पूछा नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें से जो है वो क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। इससे पहले जब भी जो लास्ट 2-3 साल को हट के अगर हम बात करें तो हर दफा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मस्ट होता था CSS में। और अगेन आपको पता है कि ट्रेंड जो होता है वो चेंज होता रहता है, रिपीट होते रहते हैं। एग्जामिनर टू एग्जामिनर चीजें वेरी करती हैं, पेपर सेटर टू पेपर सेटर जो है वो चीजें वेरी करती हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, और ये भी नहीं कह सकते कि डेफिनेटली पूछा जाएगा। बट इट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। सो वी मस्ट फोकस इट एज वेल एज वी मस्ट प्रिपेयर इट कि अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो हम इसमें से 100% मार्क्स सिक्योर कर सकें। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर आपने फर्स्ट जो डेमो क्लास थी वो अटेंड की थी तो उसमें हमने उसकी कुछ सिलेबस की थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था। एक हमने जो है वो उसको ब्रॉड कैटेगरीज में देखा था कि कौन कौन से पोर्शंस होते हैं। उसके अलावा हमने उसकी बेसिक कुछ चीज़ों को जस्ट आइडेंटिफाई किया था कि ये पार्ट्स हैं, ये पोर्शंस हैं जिनके ऊपर हमने मेजर फोकस करना है, और अदर पार्ट्स विच वी जस्ट गो थ्रू लाइक कैजुअल रीडिंग। ठीक है, तो इस तरीके में अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव में भी फाइनेंसिस की या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, और यू कैन से द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या फेलियर को जो है वो डिफाइन करता है। ठीक है, या उसकी रीजन भी बनता है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक जनरल ओवरव्यू लें तो आपकी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसके अलावा उसकी जो है वो स्केल ऑफ बिजनेस क्या है, उसकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसका साइज या स्केल एक ही बात होगी, उसका साइज ऑफ बिजनेस क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स क्या है, इट डजेंट मैटर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट असल में होती क्या है, आपके जितने भी फाइनेंसेस होते हैं उनको मैनेज करना होता है। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंसेस को मैनेज करने की 3 कैटेगरीज बनाएं तो उसमें जो 3 फंक्शंस आते हैं, जो मेजर चीजें आती हैं वो 3 आती हैं। सबसे पहले होता है रेजिंग कैपिटल, कि आपने कैपिटल को रेज किस तरह से करना है। आपने फंड्स जनरेशन भी इसको कहते हैं कि फंड्स जनरेशन, कि आपने फंड्स जनरेट किस तरह से करने हैं, फ्रॉम वेयर यू विल गेट फंड्स फॉर योर बिजनेस, या जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके लिए आपके अपने फंड्स होंगे, आप उसको बारो करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करेंगे, कैसे आप फंड्स को रेज करेंगे। रेजिंग फंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड द आप कह लें कि मेजर जो है वो कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी बिजनेस हो, उसकी फर्स्ट एक्टिविटी में भी यही आता है। उसके बाद आता है आपने फंड्स रेज तो कर लिए, आपने फंड्स जनरेट कर लिए हैं, आपने जनरेशन ऑफ फंड्स कर लिया है, किसी भी वे में की है, कहीं कोई भी सोर्स था, कोई भी आपका सोर्स ऑफ फंड्स हो सकता है। फंड्स जनरेशन के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, ये एक डिटेल टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में जाके देखेंगे। अभी आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक है कैपिटल बेस्टिंग टेक्निक एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसकी थोड़ी बेस बनाने के लिए ये चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी सारी थ्योरी भी हमने इंशाल्लाह डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में करनी है। ठीक है, तो फंड्स जनरेशन या रेजिंग कैपिटल या फंड्स जो आपकी आप जो है वो रेजिंग फंड्स आप इसको कह सकते हैं, जनरेशन ऑफ फंड्स कह सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ये होता है, इसी में जो आपकी जो है वो टेक्निक यूज होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप फंड्स को जब जनरेट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपने जो कैपिटल जनरेट किया है उसकी कॉस्ट कितनी है। अब आपने खुद से अपने फंड्स जो है वो यूटिलाइज करने हैं या आपने बारो करने हैं, या आप अब इसका डिसीजन किसके बेस के ऊपर आप करते हैं। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बजटिंग टेक्निक जो है उसको यूज करते हुए, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हुए आप ये डिसाइड करते हैं कि विच सोर्स ऑफ फंड्स यू आर सपोज टू opt or the way you are going to generate your funds। सबसे पहला फंक्शन की अगर हमने थोड़ी सी बात की कि हमने रेजिंग फंड या जनरेशन ऑफ फंड्स कैसे करनी है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में
आता है, या फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है उसके माइंड में, या जो कोई भी सीएफओ होता है उसके माइंड में ये आता है कि मैंने चले फंड्स तो जनरेट कर लिए, अब ये मेरे पास फंड्स आ गए हैं, फंड्स जनरेशन हो गई है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ये जो आपकी एक्टिविटीज होती है ना कैश फ्लो मैनेजमेंट में, वही तीन एक्टिविटीज ही आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस भी होते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कि इन्वेस्टमेंट आपने फंड्स की कहाँ पे करनी है। अब फंड्स की इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको कोई टेक्निक चाहिए है, कोई भी वे चाहिए है, किस तरीके से आप फंड्स इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे आपका रिटर्न ज्यादा होगा, कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेव होगी, कहाँ पे आपका अर्ली जो है वो कैपिटल जो है वो रिकवर हो जाएगा। सो देयर आर डिफरेंट वेज एंड डिफरेंट टेक्निक्स फ्रॉम वेयर यू विल गेट द आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, तो उसके लिए जो बेसिक हम टेक्निक यूज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो बहुत ही रिलायबल है, वो क्या है? वो है आपकी कैपिटल बजटिंग टेक्निक। ठीक है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, इसमें फिर डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं। प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी भी कहते हैं इसको, नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के वे को यूज करके आप जो है वो फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर सकते हैं कि आइदर विच प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। ठीक है, उसके अलावा आप जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की टेक्निक यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट होती है वो पे बैक पीरियड के थ्रू भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन से फंड्स जो है वो बेटर आपके लिए ऑप्शन होंगे। तो ये डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें आप अपने फंड्स की इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करते हैं। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी आती है जिसमें आप कहते हैं कि हमने फंड्स जनरेट भी कर लिए, इन्वेस्टमेंट भी कर ली, तो जाहिर है आपने फंड्स जनरेट डिफरेंट वेज में किए होंगे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स जनरेशन होते हैं। तो उन फंड्स की जो आपने जनरेशन की है, बेशक आपने इन्वेस्ट भी किए हैं, अपने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं, तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो यही होता है कि आपने देखना होता है कि आपने रीपेमेंट ऑफ फंड्स कैसे करनी है। आइदर यू विल बी इन कंडीशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ फंड्स और यू आर गोइंग टू बैंकरप्ट। ठीक है, ये आपने पहले से डिसाइड नहीं कर देना कि आप बैंकरप्ट हो जाएंगे, अल्लाह माफ करे। ये तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी नेटवर्थ, जब आप जाहिर है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब आप करने लगेंगे, तो आपका जो डिसीजन है अगर वो वीक हुआ, या अगर वो आपने प्रॉपर जो है एनालिसिस करने के बगैर कर दिया, तो जाहिर है यू विल डेफिनेटली जो है वो आप लॉस में भी जा सकते हैं और आप रीपेमेंट की कंडीशन में भी शायद ना रहे। तो लेकिन आपने रीपेमेंट ऑफ फंड्स जो है वो थर्ड आपकी, आप कह सकते हैं कि आपकी थर्ड एक्टिविटी या आपका थर्ड मेजर फंक्शन जो होता है वो रीपेमेंट ऑफ फंड्स होता है, कि आपने फंड्स को रीपे किस तरीके से करना है। इसमें फिर आप रीपेमेंट की वो रिस्क देखते हैं, आप इसकी फिर डिफरेंट टेक्निक्स देखते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है वो इसकी रीपेमेंट को देखते हैं कि आपने फंड्स को रीपे कैसे करना है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख लेते हैं। हम ये देखते हैं अभी इसमें, अगर थ्योरेटिकली परस्पेक्टिव में देखें ना, तो जैसे आज हमारा जो टॉपिक था उसके अकॉर्डिंगली अभी हम चल रहे हैं फिलहाल। अभी वैसे अगर हम इसको जस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वे में लेके चल रहे होते, तो पहले हम ये सारी थ्योरी करते, इसकी डेफिनेशन, इसके फंक्शंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग, डिविडेंड डिसीजंस, फिर नेचर। फिर यहाँ पे मैं आपको एक जस्ट स्लाइड दिखा देता हूँ कि एक मिनट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और आपकी जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये दो अप्रोचेज हैं, ये दो थॉट्स हैं आपके इसमें जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, ये इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस आती है। फिर फैक्टर्स आ जाते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स जो मैं कह रहा था ना कि कौन से सोर्सेज यूटिलाइज करने हैं, कहाँ कहाँ से आप फंड जनरेट कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट है, पीरियोडिक बेसिस पे भी हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ओनरशिप बेसिस पे। हमने मोस्टली जब डिसीजन करने होते हैं तो वो इन्हीं इन्हीं को देखना होता है कि आपने ऑनर के फंड रखने हैं या बारोड फंड रखने हैं। सोर्सेज ऑफ जनरेशन बेस करती है, आप इंटरनली उसको जनरेट कर रहे हैं या एक्सटर्नल जो है वो आप बारो कर रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड्स क्लासिफिकेशन, या आप उसकी फंड जनरेशन कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं रिटेन अर्निंग के थ्रू, प्रेफर्ड शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यही इक्विटी शेयर जो है ना, यहाँ पे उसने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड बात किया ना, तो आगे हम इसको एक और कैटेगरी में भी रख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप में इक्विटी शेयर्स किस में आएंगे? ऑनर्स के फंड्स में आएंगे। रिटेन अर्निंग किस में आएंगी? ऑनर्स के फंड में, ऑनर्स फंड में आएंगी। डिबेंचर्स किस में आएंगे? आपके बारोड फंड्स में आएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स किस में आएंगे? ऑनर्स के फंड में आएंगे। तो इस तरीके से एक ही चीज दो कैटेगरीज में भी जो है वो
जो है वो फॉल कर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से आपने बस ये देखना है कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स आपके पास अवेलेबल है। अभी मैं ये स्लाइड दिखाने का मकसद ये है। जी बिल्कुल, जो जो लोग ग्रुप में हैं मैं बिल्कुल स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मुझे आप मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको ये सारी चीजें आपकी ही हैं। ये सारा जो डाटा जो भी क्लास में हम डिस्कस किया करेंगे ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक मिनट। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा उसमें जो अपने टॉपिक की जो हमारा है बेसिक, उसकी तरफ अब हम आ जाते हैं। अब हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखते हैं। सबसे पहले हम एक मिनट कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देख लेते हैं। क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड से बात की है ना, वैसे यहाँ पे अगर इसकी इंपॉर्टेंस के बेस से बात करें तो इसमें जो है वो भी आ जाता है आपका। कैपिटल बजटिंग टेक्निक जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो टॉपिक के लिहाज से मैं पहले डिस्कस करता था, बट एज वी एडवर्टाइज और जैसे हमने लेक्चर को स्टार्ट किया है उसकी बात की है, तो इन दैट वे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट के फंक्शंस की अगर हम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग चलें तो फिर उसके अकॉर्डिंग पहले हम इन्वेस्टमेंट सॉरी जनरेशन ऑफ फंड्स की ही बात करेंगे ना। फंड्स जनरेट कर लेंगे तो तभी हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होती हैं। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट करने हैं, फॉर दैट डिसीजन यू कैन यूज और यू मोस्टली यूटिलाइज द कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। ठीक है, फॉर फंड्स जनरेशन यू रिलाई ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जनरेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहले आपने सोर्सेज की बात कर ली कि वो ओनर्स के फंड्स भी हो सकते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब हम उनके पॉजिटिव और नेगेटिव्स देखेंगे। अब हम उसके जो है वो कुछ जो है वो प्रोज एंड कॉन्स वगैरह देख लेंगे कि अगर इंटरनल फंड्स हों तो उसमें क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, एक्सटर्नल फंड्स हों तो उसके क्या जो है वो डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सो हम इनका कंपैरिजन करेंगे और उसके अलावा हम इसकी कॉस्ट को भी देखेंगे कि कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में कौन सी चीज हमारे लिए सुटेबल होगी, कौन सी रिलायबल होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिफरेंट सोर्सेज जिनकी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते होते हैं, वो अगर हम बात करें तो उसको हम चार कैटेगरीज में यहाँ पे अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिवाइड करते हैं। वो ये चार सोर्सेज आ जाते हैं, जिसमें इक्विटी इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है, जिसमें आप अपने फंड्स जनरेट कर रहे होते हैं, ऑनर के अपने फंड्स होते हैं, आप खुद अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। रिटेन अर्निंग क्या होती है? बिजनेस आपका जो भी होता है ना, बिजनेस वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करता है उसमें से सारे का सारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, उसमें से कुछ ना कुछ चीजें रिटेन कर ली जाती हैं, कोई ना कोई प्रॉफिट आपका रिटेन कर लिया जाता है। और उसको रिटेन करने का मकसद क्या होता है? उसको रिटेन करने का मकसद ये होता है कि इन फ्यूचर जब आप बिजनेस को एक्सपैंड करें, जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जो जब भी आपको कोई भी किसी भी किस्म के जो है वो किसी भी किस्म के अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो आपको किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो उसमें आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये ग्रोथ के लिए भी आप अपनी रिटेन अर्निंग को यूज कर सकते हैं, तो ये भी ऑनर्स के फंड्स ही हैं। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स भी क्या होते हैं? ये भी आपके ऑनर के ही फंड्स होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। इसमें आपको जो है वो अब ये इक्विटी शेयर होल्डर में ना कुछ पॉजिटिव्स भी है ना, जहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, आप बोर्ड का भी पार्ट बन जाते हैं, आपके पास जितने ज्यादा शेयर्स होंगे। तो इस वजह से ये इक्विटी शेयर्स बहुत ज्यादा पब्लिक में इशू नहीं करते, क्योंकि ज्यादा पब्लिक के पास मेजर पोर्शन चला जाएगा तो मेजर डिसीजन या मैनेजिंग पार्टनर तो वो बन जाएंगे। तो जब वो मैनेजिंग पार्टनर बनते हैं देन फाइनल डिसीजन या लास्ट कॉल विल बी दोज, मतलब जो जो है उनकी होगी, लॉस्ट कॉल होगी। ठीक है, सो इस लिहाज से भी आपको एक चीज देखनी होती है एज अ फाइनेंशियल मैनेजर या फाइनेंशियल एनालिस्ट, आपको ये चीज का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स की हम बात कर रहे थे। तो प्रेफरेंस शेयर्स में आप फिर कुछ ऐसे शेयर्स इशू करते हैं जिसमें आप उसको डिविडेंड पे तो प्रेफरेंस दे देते हैं कि इसको डिविडेंड लाजमी मिलेगा और इतने परसेंट मिलेगा, लेकिन आप उसको वोटिंग राइट्स नहीं देते। फिर ये प्रेफरेंस शेयर जो इशू होते हैं, ये एक तो सिर्फ आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वही बस परचेज कर सकते हैं, और उसके अलावा इन शेयर्स के ऊपर उनको प्रेफरेंस मिलती है while receiving dividend, but they are not eligible टू हैव वोटिंग राइट्स। ठीक है, अब इसमें जिसको भी ये इश्यू होते हैं उसके जो है वो आपके जो है वो क्या कहते हैं, उसमें आपको वो वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं मिलते। उसमें फोर्थ आपकी जो सोर्स आता है वो लोन या डिबेंचर आता है, ये आपका मोस्टली एक्सटर्नल सोर्स होता है। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड्स होता है। अब इसके भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको क्या मिलता है? वोटिंग राइट्स मिलते हैं, लेकिन आपको जब भी डिविडेंड या कोई भी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आप लॉस में जा रहे हैं या आपको बिल्कुल ब्रेक इवन पे भी हैं
या आपकी रिटेन अर्निंग की जा रही है तो फिर भी आपको क्या है, कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है वो दो जो है वो इसका ये पॉजिटिव भी मैंने बता दिया और इसका एक नेगेटिव। रिटेन अर्निंग में, रिटेन अर्निंग में देखे ना, ये तो आपने बिजनेस ने पैसा ही साइड पे कर लिया है। जब बिजनेस ने एक चीज ही साइड पे कर ली है तो इसके ऊपर तो आपको जो है वो, आप जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, इसकी वजह से आपके बिजनेस की नेटवर्थ तो इंक्रीज हो रही है, आपके बिजनेस की नेटवर्थ इंक्रीज हो रही है, आपकी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रही है, आपकी शेयर्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस के पास जब अपने फंड्स या अपने रिजर्व्स काफी ज्यादा होते हैं तो उस बिजनेस की जो है वो, एक तो उसकी वो लिक्विडिटी स्ट्रांग हो जाती है, और दूसरी उसकी जो है वो, आप कह सकते हैं कि वो जो है वो एक उसकी जो है वो, आप शॉर्ट टर्म जो है वो उसकी वर्किंग कैपिटल कैपेसिटी भी जो है वो भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए वो काफी जो है इफेक्टिव होते हैं जिनके पास अपने रिजर्व्स अवेलेबल होते हैं, तो इस वजह से उनकी क्या होती है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी हो जाती है। अब इस वजह से उनके ऊपर जो, अगर ये फॉरेन सॉरी एक्सटर्नल लोन की तरफ भी जाते हैं ना, तो लोगों का ट्रस्ट होता है कि भाई उसके तो अपने रिजर्व्स बड़े हैं, अगर खुदा न खास्ता ये बैंक होता है तो क्या होगा, बैंक हो भी जाए तो इससे क्या होगा कि इसके अपने जो रिजर्व्स हैं ये इसमें से अमाउंट पे कर सकता है। अगर मतलब जाहिर है, क्योंकि आपके जो एक्सटर्नल जो आपके रिसोर्सेज होते हैं ना, जिनसे आप पैसे, आपने बाहर से फंड्स लिए होते हैं, तो वो प्रायोरिटी पे होते हैं। अब खुदा ना खास्ता कभी भी आपके बिजनेस को लॉस होना शुरू होता है तो आप सबसे पहले लोन्स डिबेंचर्स को अमाउंट रिफंड करेंगे, तब एंड पे जाके आप अपने शेयर होल्डर्स को पैसे वापस करते होते हैं, जो भी आपके एसेट्स बच जाते हैं, जब भी आप जो है वो आप जो है वो इंसॉल्वेंट कंडीशन में जाने लगते हैं। ठीक है, तो ये रिजर्व्स जो होते हैं ये आपकी सॉल्वेंसी पोजीशन भी शो करते हैं और लिक्विडिटी भी शो करते हैं कि आप कितना इजीली अपनी जो है वो नेट वर्किंग कैपिटल को भी मैनेज कर सकते हैं, और उसके अलावा आप फॉर द लॉन्ग टर्म अपने जो है वो डेट्स को पे करने की कितनी जो है वो सलाहियत, या आप कह सकते हैं कि वो कितनी कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो इस तरह से चौथा सोर्स जो आपका लोन या डिबेंचर आ जाता है। अब अगर हम इसको जिस पर्पज के लिए हम पढ़ रहे हैं उसकी बात करें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के परस्पेक्टिव में, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के परस्पेक्टिव में ये दोनों जो है ये थोड़े से एक्सपेंसिव सोर्सेज हैं। एक्सपेंसिव सोर्सेज क्यों हैं जी? क्योंकि अब इसमें डिफरेंट कंडीशंस होंगी, इसमें आपको टैक्स का कोई एडवांटेज नहीं मिलता, उसके अलावा सबसे बड़ी वजह ही यही है एक्सपेंसिव होने की। और दूसरा, इसमें आपको रिटर्न कब मिलता है, जब प्रॉफिट हो। तो बाकी इसकी बात करें तो प्रेफरेंस भी थोड़ा सा चीपर होता है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो नहीं करना पड़ता, आपको फंड्स जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा वो, आप कह सकते हैं, तब वो नहीं करनी पड़ती आपको, वो जो है वो अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे अगर हम लोन एंड डिबेंचर्स की बात करें तो ये चीपेस्ट इस वजह से है, एक तो इसमें आपको टैक्स एडवांटेज, सबसे बड़ी बात आपको टैक्स एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि आपने जो है वो अपना जो जितना भी आपका लोन होता है वो भी आप टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। उसके अलावा आप जितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं या उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे होते हैं वो आप उसमें से डिडक्ट कर सकते होते हैं। तो ये आपकी चीपेस्ट जो है वो सोर्स ऑफ जो है वो फंड जनरेशन होती है। अब बेस्ट कैपिटल जो होता है उसके लिए आप कैपिटल स्ट्रक्चर का वर्ड यूज करते हैं। आपको वो एक मिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो मोस्ट रिलायबल होता है, ना आपको 100% डेट के ऊपर काम करना चाहिए और ना ही 100% इक्विटी पे भी काम करना चाहिए। तो इसीलिए मोस्टली जो मोस्ट फेवरेबल है वो 60-40 या 40-60 सिचुएशन जो होती है वो फेवरेबल कंसीडर की जाती हैं। तो इसीलिए आपका आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है या जो कैपिटल आपका जो मिक्स है वो हमेशा इस तरीके से होना चाहिए। अब ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं ना, अब आपने तो क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना है। जब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आपने जो भी मैं आपको जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जब भी किसी के साथ किसी भी चीज की डिस्कशन करते हैं, हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सब्जेक्ट हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मर्केंटाइल, तो उसमें हम यही बात करते हैं कि आप स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है सीएसएस में, आपका जो परसेंटेज जो है पासिंग रेशियो इतनी कम होती है, उसकी रीजन ये होती है कि स्टूडेंट्स उस टॉपिक या उस चीज की डेप्थ में चले जाते हैं, बट उसको एग्जाम के परस्पेक्टिव या क्वेश्चन के परस्पेक्टिव से तैयार करने में थोड़ा सा नाकाम रह जाते हैं। इवन आप ऐसे की बात करें तो कोई भी एक टॉपिक है, जैसे वुमेन है, ये जेंडर इक्वालिटी हो गया, या कोई भी आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, किसी भी एक टॉपिक को आप ले लें, तो जो है वो नेशनलिज्म या कुछ भी, कोई भी एक टॉपिक आपके जो भी माइंड में आता है, तो वो एक आप ओवर जनरल टॉपिक हो तो आपको उसके बारे में बहुत पता है। लेकिन अगर आप उसको किसी स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में लेके चले जाएं तो वहां पे आपका जो है वो नॉलेज और वो जो है वो लिमिटेड हो जाता है।
फिर आप जो है वो आए बाएं शाइन करना शुरू कर देते हैं, जाहिर है फिर वहां पे एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है कि इसका जो है वो नॉलेज यहाँ पे बहुत ही जो है वो थोड़ा सा है या लिमिटेड है, तो इस वजह से वो आपको पकड़ लेता है। सेम गोज फॉर योर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इवन, कि आपने चीजों को, अब ये कॉस्ट ऑफ डेट के फार्मूलाज डिफरेंट तरीके से हैं, डिफरेंट वेज में हैं, आप उसको देखें या आप अपने क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में देखें कि एग्जामिनर आपसे किस तरह से डिमांड करता है इन पास्ट फ्यू इयर्स, तो आप उसकी चीजें उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो आपके लिए चीजें बहुत सिंपल और आसान सी हैं। बट अगर आप इस टॉपिक की डेप्थ में जाएंगे तो इवन आपको जो है वो जो है लॉरेंस जे ग्रिटमैन की बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में ये चीज मिल जाएगी जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है। सो बेटर टू बी लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपने एक तो कॉस्ट को अंडरस्टैंड करना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट से मुराद उसकी प्रिंसिपल अमाउंट इंक्लूडेड नहीं होती। कॉस्ट से हमेशा मुराद क्या होती है कैपिटल की कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, तो इट सिंपली मींस द एक्स्ट्रा अमाउंट यू आर पेइंग, द इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डेट नेवर कंसीडर एज कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ कैपिटल। सिंपली जो है वो आपका जो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है, जो आपने एक्स्ट्रा जो पे करना होता है, जिसको आप इंटरेस्ट कहते हैं, वो आपकी कॉस्ट में आता है, ठीक है। तो इस वजह से आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ, जब भी आपने कॉस्ट का वर्ड आपके माइंड में आए इन परस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन इट सिंपली मींस द एक्स्ट्रा अमाउंट यू आर पेइंग फॉर गेटिंग सम फंड्स, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमने ये बात की कि ये सबसे चीपेस्ट होता है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि डेट जो होता है वो टैक्सेबल इनकम जो है वो उसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस हो सकती होती है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसका एक फॉर्मूला बनाएं कि हम कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके पास जो इंटरेस्ट होता है वो तो आप माइनस करते ही करते हैं, किस में से, टैक्सेबल इनकम में से, लेकिन आपके पास टैक्सेबल इनकम जो है वो क्या पहले से अवेलेबल है या नहीं। तो इसके लिए एक जो जनरल फार्मूला है वो इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय जो अमाउंट आपको रिसीव होती है। अब अगेन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि अमाउंट रिसीव्ड क्या है, इंटरेस्ट की अमाउंट कौन सी है, और कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है। कॉस्ट ऑफ डेट आपको सिंपल पता चल गया है कि ओवरऑल एक्स्ट्रा अमाउंट विच यू आर सपोज टू पे वाइल रीपेइंग द फंड्स या वाइल रीपेइंग दैट इन्वेस्टमेंट या वाइल रीपेइंग जो भी आपका लोन या जो भी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अमाउंट रिसीव जो होती है वो आपको कभी भी प्रिंसिपल एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलती, उसमें कुछ डिडक्शंस वगैरह होती हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में वो डिडक्शंस भी गिवन है कि उसके हैंडलिंग चार्जेस इतने हैं, इशुएंस चार्जेस इतने लग गए, ये हो गया वो हो गया, तो वो आपने लाजमी माइनस करने होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें आपको न्यूमेरिकल में थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। अब ये डाटा आपको इस तरह से वो एक्सट्रैक्ट करके नहीं देता, वो आपको न्यूमेरिकल पूछ लेता है। हम एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन इंशाल्लाह एंड पे करेंगे अगर हमारे पास आज की डेट में टाइम बचा, नहीं तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसका न्यूमेरिकल भी एक देख लेंगे, ठीक है, पास्ट पेपर का। तो उससे क्योंकि हमारा थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है, 1 घंटे की क्लास है, बट अभी क्योंकि आज थोड़ी फर्स्ट क्लास थी तो डिले से स्टार्ट हुई, तो इस वजह से भी जो है वो थोड़ा शायद न्यूमेरिकल ना हम एंड पे डिस्कस कर सकें, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें आपकी जो है वो इंटरेस्ट इनटू वन माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड अमाउंट रिसीव्ड। अब इसको हम टेक्निकल या आप उसको कह लें कि आप फॉर्मूला जो है वो उसमें अगर आप जो है वो उसके जो है वो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वगैरह में ले जाएं या उसके जो है वो सिंबल्स में उसको लेके आए, तो इंटरेस्ट में आप आई से इसको डिनोट कर लें, आप वेरिएबल्स में इसको लेके आ जाएं, आई वन उसी तरह से आ जाएगा, और टैक्स रेट जो है वो आप टी से डिनोट कर लें, वी नॉट जो है वो अमाउंट है जो आपने रिसीव की है, और इसमें आपके जितने भी डिस्काउंट अगर आपको कोई मिला है, इंसिडेंटल या इश्योरेंस एक्सपेंसेस कुछ हुए हैं या हैंडलिंग कुछ चार्जेस हैं, तो वो इसमें से आप माइनस कर देंगे, वो आपकी अमाउंट रिसीव में से। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि आप कोई भी अमाउंट लोन वगैरह लेते हैं तो वो आपको फॉर एग्जाम्पल 70,000 है या 80,000 है, तो वो आपको कुछ थाउजेंड कम ही मिलता होता है, यानी कि 2-3 हजार वो कटिंग जो है वो उसकी चार्जेस काट कूट लेते होते हैं, ठीक है। तो वो फिर उस तरह से आपको अमाउंट एक रिफंड होती है। अब ये इरिडीमेबल का फॉर्मूला है, यहाँ पे ये चीज भी आपने लाजमी ख्याल रखना है कि रिडीमेबल और इरिडीमेबल क्या होता है। अब रिडीमेबल वो फंड्स होते हैं जो जिनकी एक फिक्स रिडम्पशन डेट होती है, कि आपने इनको इन इन दिन इतने दिनों बाद आपने इसको खत्म करना है, रीपे करना है। रिडम्पशन ऑफ फंड्स या रिडम्पशन ऑफ लोन या डिबेंचर्स क्या होता है, रिडम्पशन का मतलब ये होता है कि ये चीज आपने इतनी अरसे के बाद इसको वापस जो है वो जमा करवा देना है, आपने इसको वापस कर देना है। तो उसकी एक जो है वो पहले से ही आपने जो है वो रिटर्न जो है वो रिटर्निंग डेट जिसके ऊपर आपका जो है वो फुल क्लियर हो जाएगा, वो आपने डिसाइड की होती है। पहले ये होता था कि इरिडीमेबल कुछ लोन्स भी या डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं होती, लेकिन वो उस किसी भी डेट 20 साल वैसे इसकी मैक्सिमम जो है वो टाइम पीरियड होता है,
तो इरिडीमेबल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो 20 साल से पहले भी आप रिडीम कर देते हैं, कोई बिजनेसेस या कुछ 20 साल तक वो उसको रिडीम करते हैं, तो वो उसको भी हम इरिडीमेबल की कैटेगरी में रखते हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अभी ये इरिडीमेबल की कैटेगरी कोई भी प्रैक्टिकल मार्केट में नहीं एग्जिस्ट करती, बट एज पर एग्जामिनर अगर हम बात करें तो एग्जाम के परस्पेक्टिव में वो आपसे इरिडीमेबल का भी पूछ सकता है। सो आपको इसका फार्मूला या इसकी जो कैलकुलेशंस है उसका भी आइडिया होना चाहिए। सेकंड, इसी में ही अब आप कॉस्ट ऑफ डेट ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अब वो रिडीमेबल के लिए कह रहा है। अब वो उन फंड्स की बात कर रहा है, उस डेट की बात कर रहा है जिसकी एक रिडम्पशन डेट फिक्स है और उसकी एक वैल्यू भी फिक्स है कि आपने इसको इतना रिडीम करना है। जैसे आपने 70,000 लोन लिया है तो आपने रीपे तो 70,000 ही करना है ना, प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट जो भी है। लेकिन आपको शायद मिला 70 ना हो, आपको मिला जो है वो अमाउंट रिसीव जो है उसमें कुछ इशुएंस या कुछ हैंडलिंग चार्जेस उन्होंने डिडक्ट भी किए हुए हैं, ठीक है। तो इरिडीमेबल में आपने जो वैल्यूज लेनी है उसमें क्या होता है, बाकी सारा फार्मूला वही होता है, इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट। ऊपर भी आप प्लस कर देते हैं रिडीम वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू माइनस अमाउंट रिसीव, उसका डिफरेंस देखे ना आप। फॉर एग्जांपल 70,000 का लोन लिया तो उसकी रिडीमेबल वैल्यू तो 70,000 ही होगी ना, लेकिन आपने अमाउंट रिसीव 65,000 अगर वसूल की थी, 5,000 उसने हैंडलिंग चार्जेस या कोई भी चार्जेस डिडक्ट किए थे, तो उसको आपने डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिडेम्पशन, यानी कि 4 सालों में आप वापस कर रहे हैं, 5 सालों में वापस कर रहे हैं, 7, 8, 10, 15, 20 को कौन कितने ईयर्स आप टेक कर रहे हैं रिडीम करने में इन फंड्स को, तो आपने उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। इसको ओवरऑल आपने डिवाइड करना है इसी ऊपर वाले के एवरेज के साथ, अमाउंट रिसीव प्लस रिडेम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये अमाउंट रिसीव जो आपने अमाउंट रिसीव की है, जितनी आपने वैल्यू रिडीम की है, इन दोनों की आपने एवरेज ले लेनी है और ओवरऑल जो आंसर आएगा उसको एवरेज पे डिवाइड करके आपके पास आपका कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको शायद टेक्निकल लग रहा हो, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में मैंने आपको करवाया है। अगर आप इसके जो है वो जो है वो जो इन डेप्थ आप उसके फॉर्मूलाज जाके देखें तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, और आपका न्यूमेरिकल उनसे भी ऐसे ही सॉल्व होना है, यही आंसर आने हैं, और आप इससे भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, सेम आंसर ही आएंगे। अब हम इसको इन टेक्निकल टर्म्स लेके जाएं तो आई इंटू वन माइनस टी जो है वही आप इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स रेट प्लस, अब रिडम्पशन वैल्यू को आप आरवी से डिनोट कर दें, और बी नॉट आपने अमाउंट रिसीव्ड को तो ऑलरेडी डिनोट किया हुआ था, नंबर ऑफ ईयर्स को आपने एन से डिनोट कर दिया। आपने इसको जो है वो न्यूमिनेटर में रख दिया और डिनोमिनेटर में आप उसकी एवरेज को ले आए। अमाउंट को किसकी एवरेज को ले आए, जो आपने अमाउंट रिसीव की है प्लस जो आपने अमाउंट रिडीम करनी है उसको आप एवरेज ले लें, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा कि आपकी पास कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है। अब ये कॉस्ट ऑफ डेट में आप कहेंगे कि ये फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे, अगर वो दो प्रोजेक्ट्स दे देता है तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किस तरह से हेल्पफुल होती है। देखिए ना, अगर उसने एक आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है 17%, एक है वो 50% ऑफर कर रहा है, या 14% या 20% के ऊपर दे रहा है, तो आप यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे तो कॉस्ट आपके पास जो आएगी, आप देखें ना न्यूमिनेटर में डायरेक्ट रिलेशन है, जितना बढ़ेगा इंटरेस्ट उतनी आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स जो हैं ये आपको हेल्पफुल होंगे वाइल मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी फंड्स की। तो तब आप उसको देखेंगे कि, सॉरी इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, जब आपने फंड्स जनरेशन की बात करनी है तो तब आपको पता चलेगा कि ये फंड मेरे लिए ज्यादा रिलायबल होंगे या ज्यादा सूटेबल हैं वाइल द अदर। फिर उसके बाद आपका रिडेम्पशन पीरियड भी है, वो भी आपको हेल्पफुल होता है वाइल डिसीजन मेकिंग कि आपने क्या कौन से फंड्स को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड चीज आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसको हम केपी, कॉस्ट ऑफ डेट को हमने केडी से डिनोट किया था, के फॉर कॉस्ट एंड डी फॉर डेट। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम केपी से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि कॉस्ट है ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सिंपल, इसमें भी दो चीजें आएंगी, ये रिडीमेबल होगा और रिडीमेबल होगा। अब प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है उसको आप डिवाइड कर लेते हैं अमाउंट रिसीव के ऊपर, तो आपके पास रिडीमेबल के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर रिडीमेबल होगा तो फिर आप क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आप उसकी एवरेज जो है जिस तरह से उधर की थी, रिडीमेबल वैल्यू माइनस अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और इसको ओवरऑल डिवाइड करते हैं रिडीमेबल वैल्यू प्लस अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एवरेज के साथ। तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाती होती है, ठीक है। अब इसको आप टेक्निकल टर्म्स में जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं, के पी इंटू पी डी, यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस पी नॉट पी एन माइनस पी नॉट ओवर एन, पी नॉट प्लस पी एन डिवाइडेड बाई 2 ओवरऑल, इसका ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब इसमें डिफरेंट जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, डिफरेंट कॉस्ट के ऊपर हो सकते हैं, डिफरेंट परसेंटेज के ऊपर हो सकते हैं। तो उसके लिए डिसीजन करने में आपके पास कॉस्ट जब आ जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा जो है वो बजट या कौन सा जो है वो आपके पास ये जो है वो सोर्स ऑफ फंड किस बैंक से, किस
परसेंट से, कितने इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स को हम केई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमने ऊपर चार चीजों की बात की थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, उसके अलावा आपके पास कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब हमने दो चीजें डिस्कस कर ली हैं, तीसरी कर रहे हैं, और चौथी जो रिटेन अर्निंग होती है वो मैंने आपको बताया था वो क्या होता है, वो एक अमाउंट होती है जो आपने अपने बिजनेस में से ही ऑलरेडी सेटिसाइड की होती है, तो उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, आपकी जो है वो रिटेन अर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं होती। सो हमारे पास अब कौन सी कॉस्ट सिर्फ एक रहेगी, इक्विटी शेयर्स की। इसको हमने केई से डिनोट किया। वो कहते हैं कि डिफरेंट प्रीवियस टाइप्स में हमने डिस्कस किया कि हम रिडम्पशन के ऊपर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स में हम कंसीडर करते हैं फैक्टर ऑफ ग्रोथ को, कि आपका जो है वो डिविडेंड जो आपको पे होगा वो विद ग्रोथ होगा या विदाउट ग्रोथ होगा। जैसे भी अब जब आप शेयर परचेज करते हैं तो उस वक्त तो शेयर्स की वैल्यू भी शायद कुछ कम हो। आईपीओ में जितने भी शेयर्स आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आपके पास जितने भी शेयर्स आप पास मार्केट में आते हैं, तो उसमें डिफरेंट जो है वो उसकी कॉस्ट कम होती है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है, उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, जिसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको हम इंशाल्लाह अपनी जो है वो फर्दर आगे वाली क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे। तो आप जो है वो उसको क्या करते हैं, उसकी ये यहाँ पे डिसाइड करते हैं क्या कि जैसे जैसे उसकी शेयर वैल्यू बढ़ती गई है, उसके डिविडेंड में भी उसी लिहाज से परसेंटेज वाइज आप इंक्रीज करें। और विदाउट ग्रोथ ये है कि आपने जो जब अपने शेयर्स परचेज किए थे उसके ऊपर जितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है वही रहेगा। तो सो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज होती हैं, उसके ऊपर मैटर करता है, वो चाहे तो उसकी परसेंटेज इंक्रीज करे चाहे तो ना करे। हम जो है वो इसके बारे में तो हम बात नहीं करने बैठे, हम तो ये देखने बैठे हैं कि उसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी। तो इसमें भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप जितना भी डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं करंट मार्केट वैल्यू के ऊपर, आपकी शेयर की करंट मार्केट प्राइस क्या है, इसको आप डिवाइड कर दें, जो भी आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, तो आपके पास क्या आती है, आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाती है। लेकिन ये कब होती है, जब विदाउट ग्रोथ हो। लेकिन जब विद ग्रोथ होगा तो आपका ग्रोथ का फैक्टर प्लस कर देंगे, बस बाकी वही रहेगा कि आप एक्सपेक्टेड डिविडेंड को डिवाइड किस पे करते हैं, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाती होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका जो है वो कॉस्ट के टॉपिक्स थे। इसमें कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ना तो ये किसी मार्केट में ट्रेड होती हैं, और उसके अलावा ये आपने जो है वो ये सिर्फ क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के ऊपर। जितनी ज्यादा आपके पास फंड एक्यूमुलेशन होगी, आपकी जो है वो शेयर्स की प्राइसेस उतनी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि शेयर होल्डर ये देखता है कि इसके पास तो अपने इतने फंड्स पड़े हैं, क्योंकि वो आपकी बिजनेस की नेट वर्थ को इंक्रीज करता है, आपकी बिजनेस की वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग या उसकी कॉस्ट वगैरह आ जाती है। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम कैलकुलेट करते हैं। कोई दो प्रोजेक्ट्स की सारी अगर वो आपको ऑप्शन दे दे कि एक ऑप्शन में अगर आपकी इतने परसेंट ये जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो आपका जो है वो कैपिटल मिक्स जो है वो इतना है, तो आप एक में डेट उसने जरा डाला है, दूसरे में उसने जो है वो शेयर कैपिटल शेयर इक्विटी शेयर जरा डाले हैं, एक में प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो तीनों को बाकी फैक्टर सेम कह के वो कहता है कि आप डिसाइड करें। तो आप तीनों की जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट करके उनको कंपेयर कर सकते हैं, या उनकी वेटेड एवरेज कॉस्ट लेके आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट, या कौन सी ऑप्शन ऐसी है, कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट सबसे कम है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट असल में होती क्या है, आपने जितने भी सोर्सेज ऑफ फंड्स यूज किए हैं फंड जनरेशन के लिए, उन सब की कॉस्ट का आप एवरेज ले लेते हैं। आप ये देखते हैं कि आपको 1,000 फंड जनरेट करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ी है, वो किस सोर्स में था ये आप फिलहाल नहीं देख रहे, आप उसकी एवरेज कॉस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको हम वैक भी कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ जितना भी जिस सोर्सेज का प्रोपोर्शन होता है उसको आप कैलकुलेट किससे कर देते हैं, जो भी आपको पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी प्लस डेट का जो मिक्सचर है उसके ऊपर। इसी तरीके से जो आप प्रोपोर्शन ऑफ डिबेंचर्स है उसको डिवाइड कर देते हैं इक्विटी प्लस डेट के ऊपर। फिर इसी तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर भी जिसको कहते हैं, उसको आप डिवाइड कर देते हैं टोटल अमाउंट ऑफ ऑल इक्विटी एंड डेट्स, तो वो आपके पास आ जाती है, क्या आ जाती है आपके पास,
आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाती है। ये एक मेथड होता है। सेकंड मेथड ये होता है कि आप टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करें और उसको डिवाइड कर दें टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल प्लस डेट के ऊपर। अब हम इस सारी को एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए तो इसमें सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन में, सिंपल सी इलस्ट्रेशन मैंने इसलिए रखी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल देखेंगे, ताकि आपके लिए जो है वो ये थोड़ा सा वो टेक्निकल भी चीज आ जाए। खैर उसमें भी दो तीन लाइनें ही होती हैं, वो उसने इंक्लूड की होती हैं। यहाँ पे हम सिंपल इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड वो कितना है 20। उसने कहा नो ग्रोथ, यानी कि विदाउट ग्रोथ उसका डिविडेंड है और आपको विदाउट ग्रोथ ही मिलना है। उसने आपसे पूछा पूछा क्या है, उसने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेट पूछी है। और उसने आपको डाटा क्या दिया है, उसने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो 5 लाख का है। ये अब उसने अमाउंट बताई है 5 लाख का, उसने बताया ये टोटल अमाउंट है। तो साथ उसने आपको बताया कि 12% प्रेफरेंस शेयर हैं, 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर हैं जो कि कितने परसेंटेज पे इशू हुए हैं, 12%। इसी तरीके से डिबेंचर्स जो हैं वो 10 लाख के हैं और 100 ऑफ ईच है, यानी कि हर डिबेंचर 100 रुपए का है और उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 10 लाख। और वो कितने परसेंटेज पे इशू हुए हैं, 10%, यानी कि उसका परसेंटेज जो है वो रिटर्न परसेंट, आप इंटरेस्ट परसेंटेज कह सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कह सकते हैं, वो 10% है। नेक्स्ट उसने आपको कहा है कि इसके ऊपर टैक्स जो है वो कितने परसेंट लग रहा है, 30%। फेस वैल्यू उसने आपको बताई है, किसी भी जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, ये 2020 से कट गए तो 5000 शेयर्स इशू करके उसने टोटल अमाउंट 5 लाख की जनरेट की है। उसके बाद वो पी नॉट कह रहा है कि मार्केट वैल्यू जो अभी शेयर्स की चल रही है वो 160 चल रही है। सिंपल इसके क्या जाहिर होता है कि आपकी वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज ही हुई है। अब आपने सॉल्व करना है इसको, किस चीज के लिए आपने इसको सॉल्व करना है, अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए। तो सबसे पहले हम सिंपल सा है, क्योंकि इसमें कोई उसने रिडीमेबल इरिडीमेबल नहीं डाला, उसने सिंपल सिंपल सी चीजें दी हैं। दूसरा उसने आपको बिल्कुल जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है। तो अगर हम इसकी चीज देखें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, तो इसका फॉर्मूला सिंपल क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय आपकी करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितनी है, वो 160 है। और आपका डिविडेंड जो एक्सपेक्टेड है उसने कहा 20 है, कोई ग्रोथ स्रोत नहीं है। अगर एक्सपेक्टेड, अगर वो ग्रोथ के साथ देता तो आपका ये एक नॉर्मल डिविडेंड हो जाना था। ग्रोथ 10% थी तो इसकी 10% लेके प्लस इसमें करके जो आंसर आना था वो आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड होना था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 20 into 160 किया तो ये 0.125 या 12.5% उसकी कॉस्ट आ गई। इसी तरीके से आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जब बात की, तो आपके पास जितने भी प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं आपकी जो अमाउंट रिसीव हुई है। ठीक है, तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स में कितनी परसेंट थी, 12%। तो 12% आप 100 ले लिया, 12 आ गया। और आपने अमाउंट रिसीव कितनी की है, 100 ही की थी। तो 100 पे डिवाइड किया तो आपके पास 12 into 100 यानी कि 0.12 या 12% आ गया। इसी तरीके आपने कॉस्ट ऑफ डेट ले ली, इसमें उसने I/1 माइनस टी ओवर डिवाइडेड बाई बी नॉट कर दिया है। तो आपने जो है देखिए यहाँ पे उसने आपको किसी में भी रिडम्पशन या ग्रोथ या वो वाला चक्कर नहीं दिया, उसने आपको सिंपली बताया है कि आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके दें। तो आपने कॉस्ट ऑफ डेट के लिए क्या किया है, आई इंटू पी माइनस, सॉरी, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए I/1 - टी और बी नॉट। तो यहाँ पे आपको जो है वो डेट में उसने 10% डिबेंचर्स का कहा है तो 10% है। 1 - टैक्स रेट उसने कितना दिया था, 30%। किधर है ये 30%, 1 - 30% डिवाइडेड बाई 100। आपने इसको जब सॉल्व किया तो 0.07 या 7% उसकी कॉस्ट आ गई। तो ये तीनों उसकी डिफरेंट कॉस्ट आ गई हैं। अब आपने क्या एक और चीज भी फाइंड आउट करनी है, वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मैंने आपको बताया इसके दो मेथड्स हैं, दो फार्मूलाज हैं। आप दोनों में से जो आपको सूट करेगा आप उससे कर सकते होते हैं। ठीक है, एक फार्मूला ये है कि आप उसकी सोर्सेज की एक डिटेल बनाए, टोटल अमाउंट लिखें, स्पेसिफिक कॉस्ट लिखें और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लें। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 5 लाख का था, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख के थे और डिबेंचर्स कितने थे, 10 लाख के। इनकी स्पेसिफिक कॉस्ट कितनी आई थी, इसकी 0.125 या 12.5% आई थी, इसकी 12% आई थी और इसकी 7% आई थी। ठीक है, आप इसकी परसेंटेज ले लें सिंपली तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी और इनको आप ऐड कर दें तो आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया। अब एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आपके पास जो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई है आप उसको डिवाइड कर दें टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंस के ऊपर और मल्टीप्लाई कर दें, तो 100 कर दें तो आपके पास सिंपल जो है वो उसकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी बनी थी, ये यहाँ से आपने टोटल किया था, इसको आपने डिवाइड कर दिया
टोटल अमाउंट ऑफ फाइनेंस के ऊपर, तो ये आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गई। उसके अलावा दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरे मेथड में आप उसकी हर एक के अलग परसेंटेज निकालते हैं और उसको आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जहां पे वो क्या कह रहा है कि इक्विटी शेयर्स 5 लाख हैं, इसकी स्पेसिफिक कॉस्ट 12.5% है, तो आप इसका वेटेज निकाल लें। टोटल आपके पास कैपिटल कितना था, 20 लाख का। 20 लाख में से 5 लाख का वेट कितना बनता है, 25%। 25% ही बनता है ना। 20 लाख हो तो उसके आप 4 हिस्से डिवाइड करें तो वो कितने बनते हैं, 25%। तो यहाँ पे जो है वो इसको 25%, इसको भी 25%, लेकिन इसके पास 2 हिस्से हैं यानी कि 10-10 लाख के, तो ये कितने बन गए, ये 50%। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी परसेंटेज निकाल ली। आप इसी तरीके इस परसेंटेज और इस परसेंटेज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, और आप उसको ऐड कर लें आपस में तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो है वो फाइंड आउट करने में। अब इसके अलावा हमारा जो सेकंड टॉपिक था, परसेंटेजेस बिल्कुल मेंशन होती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है एक स्टूडेंट ने कि सर जी ये परसेंटेजेस, ये ना एक आपकी हिडन इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हो या आपने जो है वो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा होता है तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक आता है। उसमें आपने अक्सर देखा होता है कि परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होती, लेकिन आपको जहाँ पे भी उसने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस में उसने इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, या आपको जो है वो कोई भी मतलब वैल्यू बता दिया है तो उसके साथ वो 10% या 7%, या लोन की वैल्यू दी है तो साथ 10% लोन लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये 10% आपको जो है वो मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज होती है ये आपको बिल्कुल मेंशन होंगी। अगर ये मेंशन नहीं होती तो फिर जो है वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो आपको सफिशिएंट डाटा लाजमी देगा तब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ जाता होता है। अब यहाँ पे आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। जी बिल्कुल, इसका ग्रोथ मॉडल हम अलग करेंगे बिल्कुल। ये तो अभी हमने सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बात की ना, इसमें अभी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखा कि हम कैपिटल की कॉस्ट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसको हम किस तरीके से जो है वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं फॉर फॉर फंड्स जनरेशन के लिए। ठीक है, कि किस सोर्स ऑफ फंड को हमने फॉर मेकिंग डिसीजंस विच सोर्स ऑफ फंड वी आर गोइंग टू ऑप्ट। ठीक है, तो इसलिए ये हमने इस पर्सपेक्टिव में चीजें देखी। अब कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में आपके पास जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है, और उसके अलावा आपके पास जो है वो नेट पेबैक पीरियड आ जाता है। अब ये चीजें मैंने तो आपको क्लास में करवा देनी थी, लेकिन शुरू में ही किसी स्टूडेंट ने कह दिया कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो मैंने अपनी थोड़ी सी स्पीड भी कम कर ली। इस वजह से जो है वो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि मेरी अभी स्पीड ज्यादा है, तो आपकी शुरू शुरू की क्लासेस हैं तो शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन चीजों को जो है वो टेकअप करने में, तो इस वजह से मैंने फिर उसको थोड़ा सा स्लो कर दिया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हम अपनी क्लास में कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को देखेंगे उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अभी नेक्स्ट ही क्लास में फिर हम इसका पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको यहीं तक एंड करते हैं। आपका किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए, तो ये नोट्स जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जो भी अगर कोई रजिस्टर होना चाहता है तो वो वाहिद साहब जो हैं हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उनके नंबर के ऊपर जो है वो रब्ता लाजमी कर ले। अब उनका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं। 0332753634 0332753634। ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वाहिद साहब, आप उनसे बात कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, नोट्स के लिए, ग्रुप में एडिशन के लिए, आप किसी भी चीज के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें कहें कि हमने सर असद की क्लास के जो है वो नोट्स चाहिए, या उनसे जो भी है आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप उनसे फीस स्ट्रक्चर या क्लास की टाइमिंग या सारा जो है वो कोर्स आउटलाइन आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में भी लिख सकता है, वो अभी यहाँ पे भी पूछ सकता है। ये वीडियो जो है वो इंशाल्लाह हम एहतशाम जान भट्ट साहब का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर भी अपलोड करेंगे, तो इसलिए अगर आप में से कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।
अच्छा जी, अगर आप में से जो अभी क्लास में बैठे हैं, आप में से